प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके फिजिक्स होती है उसमें आप किस तरीके से एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डर लगता है कि आखिर में कहीं हमारी बैक फिजिक्स के अंदर ना लग जाए। तो उसको पूरी तरीके से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आपके उस डर को आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको 100% ये यकीन हो जाएगा कि आप कोई और सब्जेक्ट आपका कैसा होगा मुझे ये नहीं पता है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आप फिजिक्स के अंदर 100% फोड़ करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के देखना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है। जो सवाल यहाँ पर आपको दिए जाएंगे उनको अपने से सॉल्व भी करना है, और साथ ही साथ उनके जवाब कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में ज़रूर देना है। अगर आप इतनी अच्छी तरीके से मेरे इस वीडियो के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो मैं इस बात की पूरी गारंटी ले सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको अप्लाइड फिजिक्स की समस्या बिल्कुल नहीं रहने वाली है। और दूसरी बात, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी जिसमें हम पूरी फिजिक्स को ख़त्म करेंगे। आज का ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल रहा है। इसका कारण सिर्फ ये है कि हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि 1000 सब्सक्राइबर अगर होंगे तो आपको वीडियो लाइव मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद शायद 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो बाकी का पोर्शन हम लोग लाइव रखेंगे, ताकि आपसे रूबरू बातचीत हो सके और आपके कमेंट सेक्शन देख करके मैं आपको उसी टाइम पे जवाब दे सकूं, क्योंकि बच्चों को कई सारी समस्याएं होती हैं। और अगर आपको और किसी भी चीज़ में समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके का जो गाइडेंस आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल सके। तो इस क्लास की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से होगी। फर्स्ट यूनिट से लेकर के हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरी फिजिक्स को 2 वीडियो के अंदर समाप्त किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम पहली यूनिट के साथ शुरुआत करने वाले हैं, और अगर आपने आज की इस एक यूनिट को ही, मतलब 2 यूनिट लगभग इसमें शामिल हैं, अगर इनको ही देख लिया तो आपके लगभग 20 नंबर इसी क्लास से कंफर्म होने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है। बस बशर्ते शर्त आपकी सिर्फ वही है कि ठंडी का मौसम है तो ऐसा नहीं कि पड़े पड़े फ़ोन में क्लास देख लिया, नहीं, चीज़ को नोट करना है और मेरे को आपको दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है। अच्छी तरीके से चीज़ों को देखना है, ध्यान में रखना है। और आज आपने अगर ठीक तरीके से चीज़ों को देख लिया तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक ये बातें आपकी खोपड़ी में हमेशा के लिए रहने वाली हैं, क्योंकि आज आप फिजिक्स को एक्चुअल में फील कर पाओगे कि फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, किस तरीके से जो आपकी फिजिक्स का नाम है अप्लाइड फिजिक्स, तो कैसे आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ इसको अप्लाई करेंगे कि आप क्लास में बैठे बैठे सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स प्राप्त कर पाएंगे और आसानी के साथ लिख पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इसी क्लास के अंदर बैठ करके देखते हुए, लिखते हुए महसूस करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो के बाद आपको कल एक वीडियो और मिलने वाली है जिसमें हम ये बताएंगे कि आपको जो पॉलीटेक्निक का सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसकी कॉपी को लिखना कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है, अच्छी कला, अच्छा नंबर वही प्राप्त कर पाता है जिसके पास लिखने की कला होती है। आप साल भर में कितना पढ़े हैं एग्जामिनर वो देखने नहीं आता, आपने किस तरीके से लिखा है एग्जामिनर सिर्फ वो देखता है। कई सालों से पॉलीटेक्निक कॉलेज के अंदर पढ़ाते हुए मैंने ये महसूस किया है, जो देखा है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए चैनल को आज के आज, अभी के अभी, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना है, और किसी ना किसी एक दोस्त के साथ, चूँकि मैं आप सबका यहाँ पर भला करने के लिए आया हूँ, तो आपको भी एक काम करना है, अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते जाना और चीज़ों को नोट करना। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आज
से आपकी अप्लाइड फिजिक्स की टेंशन पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है और सारे विषयों में लिखने का तरीका भी मैं कल की वीडियो में आपको 100% बताऊंगा। तो आइए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है अब तक में आपने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। अस्त्र शस्त्र और हथियार लेकर के शुरुआत करते हैं इस पहले लेक्चर की। तो मेरा नाम है कौशिक त्रिपाठी और मैं आप सभी का आपके अपने खूबसूरत चैनल कौटिल्य पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हम पहले यूनिट से बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे और एकदम अच्छे लेवल तक लेकर के जाऊंगा। एक भी सवाल आपके बोर्ड मेंबर के अंदर यह औकात नहीं है कि इस लेक्चर के बाहर से निकल करके आएगा, ये मेरी गारंटी होगी। अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं? राशि बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे आप जिस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं उसके पास कुछ लंबाई है, तो लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि परिमाण होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राशि बोलेंगे। तो किसी वस्तु का वो गुण जो उसके परिमाण को दर्शाता है क्या कहलाता है? राशि कहलाता है। जिसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। लैंग्वेज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं दोनों लैंग्वेज का भरपूर उपयोग करने वाला हूं। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से, एकदम टेंशन नहीं लेना, बस फोकस करना है। अब जिसके पास मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, उसको आपने बोल दिया क्या? क्वांटिटी, मतलब राशि। तो हमको सारी राशियों से लेना देना है नहीं, हमको फिजिकल क्वांटिटी से लेना देना है। क्यों? क्योंकि राशियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी जो अप्लाइड फिजिक्स के अंदर यूज की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिनके टर्म्स में, जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों, लॉज एंड प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। मतलब इसका नाम है भौतिक राशियां। तो वे राशियां जिनके पदों में हम भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां। एग्जाम्पल बताऊं तो सबसे पहले आपके पास लेंथ होती है, यानी कि लंबाई हो गया, है ना। क्या हो गया? लेंथ यानी कि लंबाई हो गया। फिर इसके बाद मास यानी कि द्रव्यमान हो गया। फिर इसके बाद टाइम यानी कि समय हो गया, है ना। इस तरीके से करके आपके पास बहुत सारी राशियां हो सकती हैं। फोर्स यानी कि बल हो गया। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण हो गया। वेलोसिटी यानी कि वेग हो गया। इस तरीके से करके आपके पास बहुत सारी राशियां भौतिकी के अंदर जो उपयोग में ली जाती हैं, उनको सबको आप क्या बोलेंगे? तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आगे देखते हैं। क्या देखना है मेरे प्यारे भाई? तो आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि ये क्वांटिटीज हैं अपने पास, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, बहुत सारी चीजें हैं अपने पास। तो जब ये बहुत सारी चीजें अपने पास हैं तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर मेजरमेंट करने की अपने को जरूरत पड़ती है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बिना मेजर किए हम कोई भी चीज की एक्यूरेसी को नहीं बता सकते हैं। और फिजिक्स जो है, यानी कि अप्लाइड फिजिक्स जो है, वो एक्यूरेसी का साइंस है। लॉर्ड केल्विन ने ये बात बोली थी कि अगर आप किसी वस्तु को नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो उसके बारे में आपका ज्ञान अधूरा है। तो यानी कि जो मेजरमेंट है, इसकी आवश्यकता ये है कि एक इंसान जब से पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक सारी चीज़ें नाप करके ही की जाती हैं। एक बच्चा जो आपके घर में पैदा हुआ, सबसे पहले डॉक्टर उसका वजन चेक करता है कि ये प्रॉपर नॉर्मल है या फिर बहुत कम या ज़्यादा है। फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर यानी कि बुखार चेक किया जाता है। फिर इस तरीके से उसका कपड़ा जब भी सिलवाएंगे, शूज लाएंगे, स्लीपर लाएंगे, कोई भी चीज़ लाएंगे, सब कुछ नाप करके ही लाएंगे। और अंत में जब वो मरेगा तो 6 बाई 2.5 फीट का गड्ढा भी नाप करके खोदा जाता है। और इतना ही नहीं, आज का जो विज्ञान है वो अंतरिक्ष तक में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ से अगर 1 डिग्री का एंगल भी हुआ,
हम मिसाइल मारना चाहते थे, चाइना में पहुंच जाएगी किसी और के पास इतनी दूरी तय करने के बाद। यानी कि आज की डेट में साइंस बहुत प्रीसाइज हो चुका है, और जब प्रिसाइज हो चुका है तो बिना नापे हम अंदाज करके नहीं बोल सकते। जैसे आज की डेट में ठंडी का माहौल है, शिमला वाला बोलता है मेरे यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और आप बोलते हैं कि मेरे यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो आप किसकी मानेंगे? एक्यूरेसी के साथ हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर 17 डिग्री, तो इस तरीके से फिर हम एग्जैक्ट बता पाएंगे, नहीं वहाँ ठंडी ज़्यादा है, यहाँ ठंडी कम है। इसलिए हमको मापन की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक्यूरेसी लेकर के आना चाहते हैं। अब मापन में होता क्या है? तो मापन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मात्रक यानी कि यूनिट, मतलब मेजरमेंट में दो चीज़ें शामिल होंगी। पहली चीज़ होगी यूनिट और दूसरी चीज़ होगी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान या फिर संख्यात्मक मान, है ना। तो क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है? तो मतलब आप किसी भी चीज़ को नापेंगे तो उसमें आपको एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट अपने मन से चुना गया कोई भी एक मानक, जिसको हम एक नाम दे देते हैं, स्टैंडर्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको क्या करना है, किसी भी लाइन की लंबाई को मेजर करना है। मानते हैं अपने पास ये एक लाइन है A एंड B, इसको अपने को मेजर करना है। तो हमने कहा कि हम एक यूनिट लेकर के आते हैं, और मान लीजिए वो यूनिट हमारी इतनी बड़ी है, ये, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ये एक मात्रक है हमारा 1 मीटर का, और हम इससे इस लाइन को मेजर करना चाहते हैं। तो ये एक बार आया, फिर 2 बार हो गया, और फिर यही वाली लाइन ये तीसरी बार भी हो गई, है ना। तो अपनी यूनिट इसमें कितनी बार आ गई? 3 बार। तो हम इस क्वांटिटी यानी कि इस लाइन AB की लंबाई हम लोग कितनी लिखने वाले हैं? तो AB की लंबाई हो गई 3 मीटर। तो 3 क्या है? 3 तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या है? इसकी यूनिट हो गई। तो कोई भी मात्रक कितनी बार किसी भी मापन की प्रक्रिया में शामिल है ना, वो कौन बताता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। और किससे हमने मेजर किया ये कौन बताता है? तो यूनिट बताता है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इसको हमने 3 बार मेजर कर लिया, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, अब हमने इसको मीटर से मेजर किया। कोई आएगा बोलेगा हम सेंटीमीटर से मेजर करना चाहते हैं, तो यही रेखा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 सेंटीमीटर। चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब मुझे बताओ, आखिर में ये दोनों है तो रेखा की ही लंबाई। अरे भाई साहब, ये दोनों रेखा की ही, AB की ही लंबाई है। जब AB की ही लंबाई है तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि Q बराबर, हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि Q बराबर N1 U1, और ये भी बराबर है किसके? N2 U2 के। चूंकि चाहे हम 3 मीटर लिखें चाहे 300 सेंटीमीटर लिखें, दोनों बातें सेम ही है। जब दोनों बातें सेम ही है तो एक ही राशि को आप चाहे जितने यूनिट से मेजर करो उसकी लंबाई बदलेगी नहीं। तो यहाँ से एक बहुत प्यारा सा सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है? ध्यान से देखना, 1 नंबर का सवाल बनता है। और वो सवाल ये है कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या संबंध होता है। तो आंकिक मान व मात्रक में क्या रिलेशन है, इसकी बात अगर आप देखें, आंकिक मान व मात्रक में जो संबंध है वो जस्ट उल्टा है। यानी कि आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत होते हैं। कैसे 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 कैसे? तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट क्या है? बड़ी है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट क्या है? छोटी है। मतलब दोनों जस्ट उल्टा है। जब भी ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये वाला सवाल आपको 100% ध्यान में रखना है। मुझे बताओ, इतनी बात 100% कन्फर्म है? 1 नंबर का ये सवाल आपसे कई बार आपके पेपर में पूछा गया। अब
कई सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से मेजर करना शुरू किया। तो मापन की कई सारी पद्धतियां, बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। पहली है सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसे फ्रांसीसी पद्धति भी बोलते हैं। तो कौन लेकर के आए? फ्रांसीसी लेकर के आए। अब जब ये फ्रांसीसी लेकर के आए तो इन्होंने ये बात बोली कि जो लेंथ का मात्रक होगा, मतलब लंबाई जो हम मेजर करेंगे उसको किससे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर से। और मास जो हम मेजर करेंगे उसको मेजर करेंगे हम लोग ग्राम से। और टाइम जिसको हम मेजर करेंगे इसको हम अपनी पद्धति में मेजर करेंगे सेकंड से। इतनी बात मुझे उम्मीद है समझ में आई आपको। अब इसके बाद दूसरे लोग आए जिसका नाम था FPS सिस्टम, जिनको आप ब्रिटिशर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसको बोलेंगे ब्रिटिश पद्धति। और इन्होंने ये बात बोली कि हम लेंथ को मेजर करेंगे किससे? फीट से। और मास को मेजर करेंगे किससे? पाउंड से, मतलब द्रव्यमान को पाउंड से नापेंगे। और टाइम को इन्होंने भी सेकंड से मेजर करना शुरू करा। ठीक है ना। तीसरी पद्धति फिर से आई, MKS पद्धति। देखिए ये सब बेस हैं जो बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद अगर आप इनको थोड़ा सा देख लेंगे तो इसके बाद जो चीज़ें आप देखेंगे, लिखेंगे, वो बहुत ही आसानी से आपके साथ हो जाएंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिट के बाद जब MKS सिस्टम आया तो इसमें इन्होंने कहा हम इसको मेजर करेंगे मीटर से। चलिए, मीटर छोटा होता है ना, तो मीटर से। फिर इन्होंने कहा द्रव्यमान को हम मेजर करेंगे किलोग्राम से। और फिर इन्होंने कहा टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड से। इतनी बातें चलती चली गई। तो लास्ट में अपने पास एक आया SI सिस्टम, जो कि बहुत जरूरी है आपको, सिस्टम इंटरनेशनल। मतलब फिर उन्होंने देखा ये किसी और से नाप तोल रहे हैं, इन्होंने ये किसी और से सब अलग अलग चीज़ों से तोल रहे हैं, नाप रहे हैं। जब सब अलग अलग चीज़ों से माप तोल रहे हैं तो 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें सबकी सहमति से 7 यूनिट और 7 क्वांटिटीज डिसाइड करी गई। उनको हमने फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां और मूल मात्रक कह दिया। सब आपको पता ही होंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, है ना, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 क्वांटिटीज हैं SI सिस्टम में। तो इनकी बात हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, तो यहीं पर अपने को बात करनी पड़ेगी किसकी? उन 7 मूल राशियों की और मात्रकों की, चूंकि उनका उपयोग इस पूरे चैप्टर के अंदर बहुत भरपूर होने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से उनको देख लेते हैं, उनके बीमी संकेतों को भी देख लेंगे, सारी चीज़ें यहीं पर कर लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास क्या होगी? क्वांटिटी होगी, मतलब राशि है। तो पहली राशि हो गई अपने पास लेंथ, है ना। वैसे इतना ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ। लेंथ का मात्रक हो जाएगा मीटर, और डायमेंशनल जो एनालिसिस के लिए सिंबल हो जाएगा वो L हो जाएगा। लेंथ के बाद अगला आएगा मास। मास को हमने मेजर करना शुरू करा किलोग्राम से, और यहाँ पर डायमेंशनल जो आएगा आपका सिंबल वो M हो जाएगा। फिर टाइम आएगा, टाइम को हमने मेजर करा सेकंड से, और सेकंड के लिए जो हमने डायमेंशनल सिंबल बनाया वो T बनाया। फिर इसके बाद अगला नंबर आया इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने एम्पियर से मेजर किया, और इसका सिंबल A हो गया। फिर इसके बाद आया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मतलब ताप को हमने मेजर करा केल्विन से, और इसका सिंबल K हो गया, या फिर कई जगह पे थीटा भी लिखा मिल सकता है आपको। फिर इसके बाद अगला जो सिंबल हमने यूज करा हमने ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडेला, तो CD हो गया। यहाँ पर इसकी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए CD ही रखा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा के लिए हमने मोल रख दिया। और मोल का मतलब क्या हुआ? तो मोल का मतलब यहाँ पर मोल ही रहा। इसको ध्यान देना, आगे पूरे चैप्टर में हम इसका उपयोग करने वाले हैं। ये क्या है? क्वांटिटी के बाद ये है यूनिट, और यूनिट के बाद ये वाला है डायमेंशनल सिंबल, यानी कि बीमीय संकेत। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई।
अब देखिए कुछ अन्य मात्रक हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मात्रक है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो ये खगोलीय दूरियों को मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं, एयू से प्रदर्शित करते हैं। तो एक एयू में क्या होता है? एक एयू बराबर होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये इतना होता है। तो एक आपके पास एयू जो होगा वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का एवरेज डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना। फिर लाइट ईयर। अब देखिए लाइट एक साल में जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 3.1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं एक लाइट ईयर। अब देखिए पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगला है पारसेक। तो पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और अगर ये पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो आप देखेंगे तो पारसेक हम किसको बोलते हैं? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का चाप जितनी दूरी को तय करता है उसको हम लोग बोलते हैं पारसेक। तो ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा मात्रक है, इसलिए ध्यान रखना, पूछा जाता है। तो 1 पारसेक जो आपका होगा वो 3.08 इंटू 10⁻16 है ना मीटर के बराबर होगा। या फिर इन दोनों में रिलेशन भी पूछा जाता है। ध्यान देना, मेरी बात को इस बार ध्यान से सुनना। क्या इन दोनों में रिलेशन पूछा जाएगा? तो रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो 1 पारसेक दिस इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। यानी कि एक पारसेक में 3.26 क्या होते हैं? लाइट ईयर होते हैं। ये आप ध्यान देंगे। ये चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? तो ये मास का मात्रक है। अभी तक सारे लेंथ के हम लोग देख रहे थे, तो ये हो गया। और मास की यूनिट है इसमें 1.4 इंटू मास ऑफ सन करते हैं। और मास ऑफ सन जो है वो लगभग 10⁻30 की पावर का होता है। तो 10⁻30 का होता है। तो यानी कि इसमें जो आप निकालेंगे वो 1.4 इंटू 1.991 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, इसको क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर सीमा। ये द्रव्यमान को मेजर करने का मतलब मास को मेजर करने का सबसे बड़ा मात्रक है। तो उस वाली स्लाइड में आपको सबसे जरूरी ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या थी? तो इस वाली स्लाइड में चीज़ थी ये और ये। दूसरी स्लाइड में जो आपको ध्यान में रखना है वे ये यूनिट, इनका उपयोग तो आप जानते ही हैं, आएगा ही आएगा। और यहाँ पर ये चीज़ों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करके चलना है। आगे चलते हैं। उम्मीद है इतनी बात तुम्हारे को बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं कहाँ पर? वीमा में, मतलब डायमेंशन। तो वीमा का मतलब क्या है कि वे घातें जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर लगाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? या मूल मात्रक पर लगाई जाती हैं। मूल मात्रक ही लिखो, राशि ना लिखे। तो मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? वीमाएं कहलाती है ना। तो ये वो पावर्स हैं जो किसी भी
फंडामेंटल यूनिट्स पर लगाई जाती। फंडामेंटल यूनिट्स अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि ये सभी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और मतलब मूल राशियां, मूल मात्रक हैं और ये मूल राशियां हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, है ना। हाँ, तो अब इसके डायमेंशनल जो सिंबल हैं, मतलब विमी संकेत है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब जैसे मान लीजिए विमा लिखने का मतलब क्या है, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे चाल है, तो आप जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब है लेंथ यानी कि L अपॉन टाइम का मतलब है T, है ना। तो इसको अगर आप पूरी विमा लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, LT-1। देखिए अलग अलग लेखा अपने हिसाब से यूज करते हैं, भारत देश के अंदर विमा में ही बड़ा कोष्टक लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको कुछ विमाएं जो हैं वो ध्यान में रखनी है। कौन सी हैं जिनको ध्यान में रखना है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बल की बीमा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान की बीमा हो जाएगी m इंटू एक्सीलरेशन की बीमा LT-2। तो आपको ये ध्यान में रखना है MLT-2, ये हो जाएगी फोर्स की बीमा, ठीक है। अब कई बार पृष्ठ तनाव की बीमा पूछता है आपसे, तो T बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब यहां से पृष्ठ तनाव की परिभाषा भी सीख लो, छपेगा पेपर में, क्या कि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। यानी कि अब फोर्स की बीमा तो तुमको पता चल चुकी है ना, MLT-2 डिवाइडेड बाई L से L को सुलटा दो तो क्या बचेगा, MT-2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, दिस इज इक्वल टू MT-2। इस तरीके से आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। कई बार ये उसकी बहुत एक फेवरेट बीना है, किसकी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो आप देखते हैं F बराबर होता है G(m1m2) अपान r²। बहुत सारे एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें किसकी बीमा बताइए आप, तो G की बीमा बताइए, वो लोग ये पूछते हैं। तो देखो G बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, F इंटू r², डिवाइड में ये चला आएगा M1 इंटू M2, ये बराबर क्या होगा G। अरे भाई साहब ये भाग में था इसको गुणा में ले गए, और ये गुणा में था इसको भाग में ले आए। अब मुझे बताओ F की बीमा आपको पता है MLT-2 इंटू R की बीमा डिस्टेंस है तो L² लगाए तो स्क्वायर लगाओ, डिवाइडेड बाई M इंटू M, 2 बार M है तो M इंटू M, एक M से एक M को निपटा दिया। तो मुझे बताओ M ये वाला ऊपर जाएगा तो -1 होगा, L और 2L मिला के 3L हो गए, और T की पावर -2, तो M-1 L3 T-2। ये हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आसान सी बात है। इस तरीके से बीमा आपको निकालना चाहिए। मैं दिन भर यही तो सिखाता नहीं रहूँगा चूँकि एग्जाम का टाइम है। ये देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली सारी ये बीमाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। गुरुत्वाकर्षण नियतांक मैंने बता ही दिया, कोणीय संवेग, श्यानता गुणांक, विशिष्ट ऊष्मा, बल आघूर्ण, फ्रीक्वेंसी, घनत्व, घर्षण गुणांक, दृढ़ता गुणांक, जड़त्व आघूर्ण, ऊष्मा चालकता गुणांक। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। ध्वनि की तीव्रता और गुप्त ऊष्मा, इनकी बीमाओं को जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में छापना। अरे अगर तुमने इस लेक्चर को देखा तो इसमें से कोई भी 5 बीमा क्रम वाइज अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तब मैं मानूंगा कि आप पूरी शिद्दत के साथ इस लेक्चर को देख रहे हो और आप 100% अपने एग्जाम के प्रति इन 5 दिनों तक सीरियस हो। अब आइए आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इतना काम तो कर ही लेंगे, नहीं तो मैं करूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, इनमें इन चीज़ों को जिनको जिनको मैंने कहा बहुत ही ध्यान से देखना है। पहली चीज़ ये जो ऊष्मा चालकता गुणांक है इसको बहुत ही ध्यान से देखना है ना। और श्यानता गुणांक है इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, इसको तो मैंने बता ही दिया है ना। बल आघूर्ण हो गया, घर्षण दृढ़ता गुणांक हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया। कुछ 4-6 बीमाएँ हैं, बहुत ध्यान से देख करके जानी है मेरे दोस्त। अब आगे चलते हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछ लेता है कि कौन कौन सी बीमाहीन राशियाँ हैं, जिनकी बीमा ही नहीं होती, तो जिनकी डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो जैसे तुम्हारे पास एंगल हो गया यानी कि कोण, इसके पास कोई बीमा नहीं।
स्ट्रेन हो गया यानी कि विकृति, इसके पास भी कोई बीमा नहीं है, तो बीमाहीन राशियां 2-4 ध्यान में रखनी है, 1 नंबर का सवाल बन ही जाता है। ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपता है या फिर इसका अनुप्रयोग तो छप ही जाता है। क्या विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इंग्लिश वालों के लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, तो विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी भी सही समीकरण जो होगा उसके प्रत्येक टर्म की, मतलब ईच टर्म की जो डायमेंशन होती है वो क्या होंगी, सेम होंगी। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से सुनो। कह ये रहा हूं कि इसमें देखो कितने टर्म है मेरे प्यारे भाई, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, है ना। उसने ये कहा कि प्रत्येक पद की बीमाएं समान हैं, तो मतलब जो बीमा इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। किसी सही भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती हैं, ठीक है ना। ईच टर्म की जो डायमेंशन होंगी वो इक्वल होंगी, ये बात ध्यान रखना। तो देखो ये वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन LT-1 बराबर, ये वेग भी u भी वेलोसिटी है LT-1 प्लस a को देखो तो LT-2 होता है, इंटू 1 टाइम से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -1 बचेगा ना। तो अब मुझे बताओ, ये भी LT-1, ये भी LT-1 और ये भी LT-1, तीनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं। अरे तो विमीय समांगता का सिद्धांत 50 बार आपके पेपर में पूछ चुका, और है क्या कि किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद की बीमाएं समान होती हैं, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल। और यहाँ से तुमको एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि समान प्रकार की बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अरे ये क्या बोल दिया, समान प्रकार की बीमाएं मतलब जो सेम डायमेंशन है उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं। अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, तुम 5 किलो दूध ले आए और 5 किलो तेल ले आए, मतलब ऑयल ले आए। अब तुम दोनों को जोड़ के 10 किलो थोड़ा ना कर सकते हो कि भाई ये 5 किलो दूध लाए 5 किलो तेल लाए तो दोनों मिला के 10 किलो दूध ले आए, ऐसा नहीं होगा ना। समान वाले को जोड़ सकते हैं। भाई 2 किलो अलग पन्नी में है तुम्हारे पास दूध और 2 किलो तेल अलग में, 2 किलो दूध अलग में, तो 4 किलो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मतलब समान, यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालो क्योंकि इसका उपयोग आपके एग्जाम में भर भर के करता है। तो समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर जो बीमा समान नहीं है उसमें कभी भी आपको प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये फिजिक्स बाबा की गारंटी है, ठीक है। समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब इसके बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो ये पहला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया, ठीक है। क्या करना है, एकदम आसान सा सवाल है और इतनी बार पूछ लिया कि बताने में शर्म आती है। क्या कह रहा है, P प्लस A बाई वी स्क्वायर ये दिया है और V माइनस बी बराबर RT में A व B की बीमा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा टाइप करने वाला आदमी जो है वो ये नहीं दिया कि V क्या है, B क्या है और P क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ P बराबर है प्रेशर यानी कि दाब, क्या है प्रेशर। V बराबर है वॉल्यूम यानी कि आयतन, ठीक है ना। और R बराबर है तुम्हारे पास गैस नियतांक, और T बराबर तुम्हारे पास है टेम्परेचर यानी कि ताप। अब तो मुझे उम्मीद है तुम सब समझ जाओगे। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको पढ़ाया कि समान विमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो मेरे भाई ये P के साथ प्लस किया है किसको, A/V स्क्वायर को, तो भैया जो P की बीमा होगी वही A/V स्क्वायर की बीमा होगी कि नहीं होगी।
भाई मैंने कहा था समान बीमाओं को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो जो P की बीमा है यार, जो P की बीमा है वही किसकी बीमा होगी, A/V² की बीमा, तभी तो जोड़ दिया, नहीं तो जोड़ ही नहीं पाता। तो सिंपल सी बात है, P बराबर होगा A/V²। अपने को चाहिए क्या, A की बीमा, तो A की बीमा चाहिए तो A बराबर क्या होगा, P और ये V² का मल्टीप्लाई। अब प्रेशर की बीमा अगर तेरे को याद है तो आराम से निकाल पाएगा, क्या प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन MLT-2 डिवाइडेड बाई एरिया की डायमेंशन L2, एक यल से एक यल को सुलटा दे तो ML-1T-2 होगा कि नहीं होगा। अरे तो रखो भाई, यहाँ पर P की जगह पे कितना रखेंगे, ML-1T-2 इंटू वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब यल होगा 3 बार, तो यल अगर 3 बार आया तो क्या होगा ML, अभी इसका स्क्वायर भी है प्यारे बच्चे, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाओ, तो 6 यल यहाँ पर है, एक माइनस का हो गया तो कितना बचा 5 और T-2, बस हो गई। ए की बीमा का काम तो तुमने सुलटा दिया है ना। देखो कितना आसान हो गया, नहीं तुम आर की बीमा ढूंढते रह जाते। बस समान वाले को जोड़ा या घटाया जा सकता है, भाग गुणा तुम चाहे जिससे करा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर है V माइनस बी बराबर, इतना ही देख लो, हमको B की बीमा चाहिए और क्या ही चाहिए जीवन में, जीवन में और क्या ही चाहिए, बस खाली B की बीमा चाहिए। तो हमने ये कहा जोड़ा या घटाया समान बीमाओं को जा सकता है। अब की बार क्या मिला, घटाना, तो भाई साहब जो V की बीमा वही B की बीमा। V क्या है, आयतन, तो मतलब कितना आया L3, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बताओ कोई तकलीफ, कई बार ये पेपर में सवाल छपा है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करना है। क्या गजब का सवाल दिया, ये भी सवाल कई बार तुम्हारे पेपर में आया। वो चीजें लेकर के आया हूं जो एकदम 100% छपती है। V बराबर A प्लस BT² प्लस C/D+T, उसकी लिखावट शायद तुमको ना समझ में आए, पर मेरे को समझ में आती है, और मेरे को आती है तो तुमको कोई तकलीफ मैं होने नहीं दूंगा, है ना। और अब यहाँ पर V क्या है, वेग है, V बराबर कह रहा है वेग है, और T बराबर क्या है, समय है। V वेग है मतलब वेलोसिटी है, V वेग है मतलब वेलोसिटी है। अंग्रेजी वाले गुस्सा आ जाएंगे ना, इसीलिए उनका भी लिख दे रहा हूँ। T क्या है, टाइम। तो V वेलोसिटी है और T टाइम है। तो अगर यहाँ पर देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो मैंने अभी कहा जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, प्रत्येक पद की बीमा समान। तो V की बीमा यहाँ पर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ V, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, मतलब वही क्या होगी, A की बीमा। अब V की बीमा बराबर A की बीमा, तो मुझे बताओ V क्या है, वेग है, तो वेग की बीमा होती है LT-1 बराबर होगा A की बीमा। सिंपल सा आंसर मिल गया कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। अब मैंने कहा प्रत्येक पद की बीमा बराबर, तो जो V की बीमा वही BT² की बीमा। अरे चाहे तुम ये भी कह सकते हो साथ ही साथ, जो A की बीमा वही BT² की बीमा। तो V की बीमा बराबर, यहां पर लिखते हैं V की बीमा बराबर BT² की बीमा। अब मुझे बताओ ये V है, हमको केवल B का चाहिए, तो V/T² बराबर क्या लिख सकते हैं, B। अब वेग की बीमा कितनी है, LT-1 डिवाइडेड बाई T2, तो भाई साहब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा T-3, तो B बराबर LT-3। बताओ तुम्हारे को कोई तकलीफ हुई क्या, कोई तकलीफ हुई क्या, नहीं हुई ना, होगी भी नहीं, क्योंकि आज पहली बार भी फिजिक्स पढ़ रहे होगे अगर, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना जरूरी है। तो B बराबर कितना हो गया, LT-3। अब मुझे अगला बताओ, C/D+T है, C/D+T, तो पहले इससे निपट लेते हैं। समान को जोड़ा या घटाया जा सकता है, मतलब D की बीमा, मतलब क्या हुआ कि D की बीमा बराबर किसके हुआ, तो T की बीमा के बराबर हो गया। मेरे प्यारे भाई D की बीमा, अरे जब जोड़ या घटा सकते हैं समान वाले को, तो जो D की बीमा होगी वही T की होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब D की बीमा बराबर T की बीमा, तो मतलब T की बीमा यानी कि T हो गया, तो D बराबर कितना आ गया, T आ गया। अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल सी बात है कि
टी की बीमा बराबर हो जाएगा किसके, v की बीमा के। मैंने बराबर के उस पार वाला ही लिया है, तो आप चाहें तो पड़ोसी को भी ले सकते हैं। तो c बाई टी की बीमा, तो c की बीमा कितना होगा, c की बीमा बराबर हो जाएगा v इंटू टी की बीमा। तो v की बीमा तो भैया है एल टी माइनस वन इंटू टी की बीमा t, माइनस और प्लस कैंसिल, कितना बचा, केवल l। तो c की बीमा कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, केवल l आ गई। कितना आसान सा सवाल है। अगर एक नियम जानते हो तो बहुत आसानी के साथ इन चीज़ों को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। एक सवाल मैं तुम्हारे को और देता हूँ, एक सवाल, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। x बराबर है AT प्लस BT स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस है, x जो है वो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है, और t जो है टाइम यानी कि समय है। तो a और b की बीमा बतानी है। एक बार कमेंट सेक्शन में छापो कि a और b की बीमा क्या होगी। ये तुम्हारे लिए होमवर्क का सवाल नंबर 1 है, जो तुमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। अब आओ आगे चलते हैं। अब देखिए डायमेंशनल एनालिसिस के जो अनुप्रयोग हैं उसमें पहली चीज़ हम सीख चुके हैं, दूसरी चीज़ में आते हैं। देखो क्या ये व्हाट्सअप टाइपिंग सीख रहा था एक जूल को अर्ग में बदलिए, ठीक है। तो एक जूल को गुस्सा नहीं होना, एक जूल को अर्ग में बदलिए, थोड़ी बहुत चीज़ों का मजा भी लिया जाता है ना। एक जूल को किस में बदलना है मेरे प्यारे भाई, तो अर्ग में बदलना है। तो जब जूल को अर्ग में बदलना है तो क्वांटिटीज को चेंज करने का एक ही रास्ता है। यहाँ पर वीमी विधि चाहिए, तो Q बराबर तुमने पढ़ा N1 U1 बराबर N2 U2, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा पीछे की स्लाइड में। अब इस Q को हटाओ और तुम्हारे पास क्या दिया है, N1 दिया है, N1 दिया है और U2 जो है वो पूछ रहा है। N1 दिया और U2 पूछ रहा है, तो N2 पूछ रहा है, तो N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू U1 अपान U2। ये अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सिर्फ एक सवाल से करना सिखा दूंगा। 5 नंबर का ये सवाल आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। एक सवाल से सीख जाओगे तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। बस थोड़ा सा फोकस होना, थोड़ा सा। सिंपल सी बात थी कि N1 U1 बराबर क्या था, N2 U2, तो N2 बराबर क्या हो गया, ये इसके डिवाइड में आएगा कि नहीं। अरे भाई साहब इतना भी कम मानते हो क्या, इंजीनियर हो तुम, है ना। तो N2 बराबर क्या हो गया, N1, और यहाँ पर मान लो U1 में जो है वो M है, तो M1 अपान M2 कर लेना है। L1 भी है तो L1 अपान L2 कर लेना है, T1 अपान T2 कर लेना है। ये बेस फार्मूला बना रहा हूँ। मतलब अगर U जो यूनिट है उसमें मान लेते हैं 3 चीज़ें हैं, एक तो है M1 और दूसरा है L और तीसरा है T। मतलब उसकी जो डायमेंशन है उसमें MLT है। इसकी पावर लगा दी अपने मन से A, इसकी B और इसकी C। इतना अगर तुम कर ले गए तो 100% तुम्हारा कल्याण हो गया। क्या करेंगे अब, N2 बराबर लिखेंगे N1 की वैल्यू 1 जूल दिया है तो 1 लिखो ना मेरे भाई। अब देखो जूल किसका मात्रक है, वर्क का, और वर्क की जो डायमेंशन होती है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका तो हो गया MLT -2 फोर्स का, और डिस्टेंस मतलब 1 L और लाना है, तो 1 L यहीं पर ले आओ ना, तो ML कितना हो गया, 2 हो गया। पहले से 1 था, दूसरा 2 हो गया। तो यहाँ पर 1 इंटू M1 मतलब ये मास है, मास का मतलब है 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाई, देखो MLT ही है ना तो वही लिख रहे हैं। किस में चेंज करना है, अर्ग में यानी कि ग्राम में, CGS में चेंज करना है। और इसकी पावर यहाँ से देखो पावर कितनी है, केवल 1। फिर इसके बाद L1, तो L को अगर हम देखें तो ये वाला SI में, ये वाली कौन सी यूनिट है, SI है, और ये वाली कौन सी यूनिट है, CGS है। ध्यान देना, इतना बस ध्यान दे लेना बस। तो 1 मीटर से मेजर करते हैं SI में लंबाई का मात्रक मीटर है, और यहाँ पर सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। L की पावर 2 लगा है तो A की जगह पे कितना लिखोगे, 2 लिखो। अब T यहाँ पर सेकंड में मेजर करते हैं, यानी कि 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 1 सेकंड में, यहाँ पर भी बस पावर कितनी लगी है,
माइनस का 2, यहाँ से देखो पावर कितनी लगी है, माइनस का 2। अरे सबको लिख दिया ना, सबको लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखना, बस एक स्टेप और, सीख गए हो तुम। 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो तो 1000 ग्राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम लिख लेंगे इसको। अरे भाई साहब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, और बटे में 1 ग्राम हुआ ना। 1 मीटर को हम क्या लिखते हैं, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में होते हैं, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर हुआ ना। इसकी पावर कितनी है, 2 लगा था, लगा देना। यहाँ पर 1 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड को उल्टा ही देते हैं, क्या फालतू में लिखते रहेंगे। तो 1/1 मतलब 1 की पावर -2 है ना। अब देखो ग्राम से ग्राम को सुलटाया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को सुलटाया, क्या ही दिक्कत है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं लगी तो 1 इंटू केवल 1000 बचाए। अरे 1000 में 1 से भाग देगा तो एक ही हजार तो आएगा ना। यहाँ पर 100 है, इसकी पावर 2 है, तो मतलब 100 को बच्चा तुम 2 बार लिख सकते हो। यहाँ पर 1 की पावर -2 है, मतलब 1 के बटे 1 का स्क्वायर, 1 के बटे 1 का स्क्वायर मतलब क्या आया, 1 ही आया, तो उसको लिखना नहीं अपने को। अब सोच तू 2 2 4 3 7 मतलब 1 जूल में 10 की पावर कितने अर्ग हुए बच्चा, तो 1 जूल में हुए 10 की पावर 7 अर्ग। बता मेरे को, कोई दिक्कत आई यहाँ तक, नहीं है ना, एकदम 100% क्लियर। इतना काम करना सीख, जिसको बदलना है यहाँ पर यूनिट देखो डायमेंशन लिखो, यूनिट देखो डायमेंशन लिखो। यूनिट देख के डायमेंशन लिख लिया तो उसमें आ क्या क्या रहा है, एम है, एल है, टी है, यही ज़्यादातर आएंगे। उनको यहाँ पर ले आओ, MLT लिख दिया ना मैंने, तो N2 बराबर N1। अब यहाँ पर m है तो नीचे वाले में भी रहेगा। बस अगर आपको क्या करना है, SI से CGS में बदलना है तो क्या करेंगे हम, किलोग्राम ऊपर ग्राम नीचे है। CGS से SI में बदलना होता तो भी चाहे जैसे कर सकते थे। तो ये कहानी होती है जो आपको देखना होता है ना। ये 2 सवाल हैं, इनका कमेंट जरूर आना चाहिए आप सबका कि इनका आंसर कितना आया। कम समझ में आ रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या, कि G बराबर, G की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो इसको किलोग्राम पर मिनट स्क्वायर में किससे बदलना है, डायमेंशनल विधि से, यानी कि विमीय विधि से बदलना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर कह रहा है पारे का घनत्व जो है वो 13.6 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ना रो बराबर, ठीक है ना। डेंसिटी जो है वो 13.6 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर होगा बच्चा। टाइप करने वाला थोड़ा सा आज किस में था, अब ये तो मैं नहीं जानता, तुम कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो कह रहा है इसको किस में बदलो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलो, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला का यूज करके 5 नंबर का सवाल आएगा, छपेगा तेरे पेपर में, ध्यान दे लेना। बस क्या करना है, यही सेम मेथड लगाना है ना। एक तो विमी, अगर वो ये नहीं आया तो विमी समांगता से ये सारी बीमाएं निकालना आएगा। अगर ये बीमाएं नहीं आई तो विमी समांगता का सिद्धांत ही आएगा, और अगर ये भी नहीं आया तो ये छपा, और ये नहीं छपा तो आगे एक चीज और छपेगी, क्या, जो कि शायद भूल गया है, तो उसको मैं तेरे को दिखाता हूं। हाँ, यहां पर अगर ये सारी चीजें नहीं आई तो एक होता है विमीय राशियों में संबंध स्थापित करना। ये रिलेशन भूल गया, चूंकि उसका रिलेशन बन चुका है टाइप करने वाले का, तुमको अपना अभी बनाना है ना, इसीलिए इंजीनियर बन रहे हो। तो विमीय राशियों में संबंध स्थापित करना, तो अपना ना बिगड़े इसलिए मैं पढ़ाई दे रहा हूँ तुम्हारा, चूंकि मुझे तो आपकी चिंता ज़्यादा है ना। हाँ, तो ध्यान देना, संबंध स्थापित करना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये भी 5 नंबर का सवाल आएगा बच्चा, 4 ये जो मैं बता के जा रहा हूं नोट कर ले, एक सवाल 5 नंबर का मिल जाएगा। क्या, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास एक ये पत्थर है, हाय चलो, मेरे पास एक ये पत्थर का टुकड़ा है, ये हो गया। इसमें मैंने एक डोरी लगाई जिसकी लेंथ कितनी है, डिस्टेंस है r, और इसको मैंने घुमाना शुरू करा तो ये इस तरीके से घूमता है,
ठीक है ना। एक डोरी में मैंने पत्थर बांधा और पत्थर से बांध के मैंने घुमाना शुरू किया। इस डोरी का द्रव्यमान m है, डिस्टेंस इसकी डोरी का द्रव्यमान नहीं, पत्थर का द्रव्यमान m है, डोरी की लेंथ जो है वो r है, और ये पत्थर अब घूमना शुरू करता है v वेलोसिटी के साथ। तो हमसे पूछा गया कि इसमें जो लगने वाला बल है, अरे भाई साहब तुम एक डोरी लेकर के आए, उसमें पत्थर बांधा और उसको घुमाना शुरू किया, तो पत्थर के पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वो पत्थर अब इसमें तुम्हारे हाथ में कुछ फोर्स लगाएगा ना, कुछ बल लगाएगा, तो वो बल कितना है, किस तरीके से इन राशियों पर निर्भर करता है, ये बताना है। सिंपल सी बात हो गई लॉजिक। तो मैंने ये कहा कि मैं जानता नहीं हूं कि वो बल किस पर निर्भर करता है, तो मैंने सिर्फ ये लिखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस किस चीज पे है, तो देखो M है, V है और R है। अरे तीन ही तो दिख रहा है ना, M, V और R, तीन बातें दिख रही। मैंने कहा जो लगने वाला बल है वो इन तीन बातों पर मैंने अपने मन से मान लिया निर्भर करता है। अब निर्भर तो करता है, लेकिन M कितना रहता है, R कितना रहता है और V कितना रहता है, तो उसकी पावर दिखाने के लिए मैंने ये कहा कि M A बार है और V B बार है और R C बार है। इतनी बात कर लेगा ना। अब खेला हो गया, खेला हुए क्या खेला हुआ कि F जब भी हम इसको फिजिक्स में हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाएंगे K, M की पावर कितनी होती है A, V की पावर B, R की पावर C। अभी यहाँ K बस लगाया, भटकना नहीं है, एकदम ध्यान से देखना, 5 नंबर डन है। क्या कि F इज इक्वल टू K M की पावर A, तो M मतलब मास, मास की डायमेंशन क्या होती है M, इसकी पावर A ही लिख दो, ठीक है। अब V क्या है, वेग, वेग की बीमा LT-1, वेग की बीमा LT-1, पावर कितनी लगी है बच्चा, तो B लगी है, B ही लिख दे। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन L और कितनी पावर C। अरे काम हो गया, लगभग हो गया। क्या M की पावर A, अब देखो L की पावर, इनको अलग अलग कर रहा हूँ, M एक ही बार था तो एक ही बार लिख दिया, L ये है, लेकिन L देखो ये B के साथ भी है और C के साथ भी है, तो L की पावर गुणा में घात जुड़ती है, गुणा में घात जुड़ती है, तो यहाँ पर B और साथ ही साथ घात L की C भी है, तो L की पावर C भी लिख दिया, तो B प्लस C हो गया। T की पावर कितना है, तो T की पावर -1 का B के साथ घात पर घात दोनों का आपस में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो -1 का गुणा B के साथ तो क्या लिखेगा, -B लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, अगला स्टेप तुम्हारा ही है। क्या कि M की पावर A हो गया, L की पावर B प्लस C और T की पावर -B। फिर मैंने ये कहा F की बीमा तो तुम्हारे को आती है ना, तो लिख दो फोर्स की बीमा MLT-2, दिस इज इक्वल टू K M की पावर A, L की पावर B प्लस C और T की पावर -B। अब मैंने कहा दोनों तरफ की डायमेंशंस की क्या करा लो, कंपैरिजन, कंपैरिजन कराओ, क्या कराओ, तुलना कराओ, कंपैरिजन कराओ। और जब तुम तुलना करवाओगे तो मुझे बताओ यहाँ पर M के ऊपर कितना दिख रहा है तुमको, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। यहाँ पर M के ऊपर कितना दिख रहा है, A, तो M की पावर 1 बराबर M की पावर A, तो मुझे बताओ A बराबर कितना आया, 1। अरे भाई साहब यहाँ M A की जगह पर 1 दिख रहा है ना, तो A बराबर 1 हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो, T की पावर कितना दिख रहा है, T की पावर कितना दिख रही है, -B, T की पावर -B बराबर, इधर T की पावर कितना दिख रहा है, -2, तो -B बराबर -2, तो B बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है ना। अब C वाला देख लो प्यारे बच्चे, तो L की पावर कितना दिख रहा है, L की पावर 1 बराबर L की पावर B प्लस C, तो B प्लस C बराबर कितना आया, 1। अरे पावर देखो ना, B प्लस C की जगह पे कितना आया, 1। अब तुमको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, 1 की तो मिल ही चुकी है, या तो B की या तो C की, तो B की जगह पे 2 रखो ना, तो 2 प्लस C बराबर 1, तो C बराबर 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1। अब यहाँ ऊपर वाले में रखो कि F बराबर हमने लिखा था K, F बराबर हमने क्या लिखा था, K, F बराबर K, और M की पावर A है, V की पावर B है, R की पावर C है, तो K M की पावर A की जगह पे कितना आया, 1 आया, तो 1 की कोई बात नहीं, चलो लिख लेते हैं अभी।
v की पावर b की जगह पे कितना आया 2, और r की पावर c, r के ऊपर कितना आया 1। तो मुझे बताओ k m की पावर 1 है तो वैसा ही लिख दिया, v की पावर 2 है और डिवाइडेड बाई r की पावर चूंकि नीचे माइनस में है इसलिए mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। समझ में आई बात? ठोको लाइक। समझ में आ गई ना बात? इस तरीके से करना है, इस तरीके से सेम एग्जैक्ट ऐसे ही करते जाना है। और जब तुम ऐसे करते जाओगे ना, तुमको नंबर लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत डीप तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है। और लिखना तो मैं कल इस तरीके से सिखाऊंगा ना कि तुम्हारे सामने कोई लिखने वाला पैदा नहीं हुआ होगा। इस तरीके से लिखना सीख जाओगे। बस ध्यान से देखना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है, बस इतना काम करना है। एक सवाल तुम्हारे को मैं यहाँ पर भी देता हूँ। क्या कि हमने कहा कि एक अपने पास सिंपल पेंडुलम है जिसका मास जो है वो m है, ये एक डोरी से लटका हुआ है, जिस डोरी की लंबाई l है और इस पर गुरुत्वीय त्वरण बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल वो g है। इसका टाइम पीरियड जो है वो 3 बातों पर मैंने बोला कि निर्भर है। टाइम पीरियड 3 बातों पर निर्भर है, m पर, l पर और g पर। कौन निर्भर है? टाइम पीरियड। तो बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन है? इसका जवाब कमेंट जरूर करना है। ठीक है ना बात? इतनी बात समझ में आ गई। आओ अब आगे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है इससे तुम जो कुछ भी चाहे, संबंध स्थापित करना चाहे कर सके, किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सके। देखना बस ये है कि प्रत्येक पद की विमाएं समान है कि नहीं समान है। दूसरी बात, संबंध स्थापित कर ही लिया। तीसरी बात, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, इसकी सीमाएं क्या है? तो इसकी सीमाएं नंबर 1 कि इससे हम इस कांस्टेंट की वैल्यू, इस k की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये k कितना होगा। दूसरी बात, इसमें साइन कास्ट टैन काट को इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, वो कितना होगा। तीसरी बात, 3 से ज़्यादा राशियों में संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे। ये 3-4 कमियां हैं, इनको ध्यान रखना। बस कांड हो गया। पहले वाले चैप्टर का लगभग कांड समाप्ति की ओर है। बात करते हैं त्रुटि की। तो त्रुटि क्या होती है? देखो, त्रुटि मतलब गलती। अरे अब आप कहेंगे ये तो जो हम चाहते हैं पेपर में, मतलब जो हम करते हैं वही हमारे पेपर में भी आ गया। त्रुटि है जीवन में, इसी का तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे योगदान है ना। और जब इसी का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वो पेपर वाले ने भी पूछना शुरू कर दिया कि एरर यानी कि त्रुटि क्या है। ठीक है ना। तो एरर यानी कि त्रुटि, तो त्रुटि का मतलब है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि जो उसका वास्तविक मान है उससे क्या करोगे, मेजर्ड वैल्यू को घटा दोगे, मतलब मापित मान को घटा दोगे तो क्या आएगी, त्रुटि आ जाएगी। त्रुटि का मतलब है वास्तविक मान, क्या मतलब है, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान को क्या बोलते हैं अपन, त्रुटि बोलते हैं। इतनी बात मुझे उम्मीद है आप ध्यान में रखोगे, कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब वास्तविक मान क्या होता है और प्रेक्षित मान क्या होता है? तो वास्तविक मान, अरे भाई साहब सब तो मापित मान ही है, प्रेक्षित मान ही। मैंने कहा इस पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो नाप के ही बताई, तो फिर वास्तविक कहाँ से मिलेगा? तो वास्तविक मान निकालने के लिए हम करते क्या हैं, कई बार इस पेन को मेजर करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। जितनी ज़्यादा बार मेजर कर लेंगे उतना बढ़िया एक्यूरेट मान मिल जाएगा। तो उसका औसत, ठीक है ना, कई मानों का औसत, हाय हाय, तो कई बार मेजर हम करेंगे, ठीक है ना, कई बार मापने पर उनका औसत निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ठीक है ना। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में एक बार की मेजर्ड वैल्यू, जैसे सपोज कर मैंने मान लो इस मार्कर की लंबाई को मेजर किया 10.4 सेंटीमीटर पहली बार,
फिर 10.2 सेंटीमीटर किसी और से मेजर करवाया, फिर 10.3 सेंटीमीटर किसी और ने मेजर करा, फिर 10.5 सेंटीमीटर किसी और ने मेजर करा, और जबकि इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 10.3 सेंटीमीटर है ना, ये मान लेते हैं वास्तविक मान था। तो इनका सबका एवरेज अगर तुम निकालोगे तो तुम देखोगे तो 10.3 के पास ही पहुंचोगे। तो जब कई बार मेजर करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक मान, यानी कि यही क्या है, ट्रू वैल्यू। इन सब का एवरेज निकालना, ठीक है ना बात। यहाँ से मिलता है वास्तविक मान। अब वास्तविक मान अगर यहाँ से मिलता है तो अपने पास त्रुटि के प्रकार भी कई सारे हैं। तो त्रुटि जो है सबसे पहले अपने पास एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि नाम की चीज होगी। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ही है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अरे टीवी का मतलब टीवी नहीं देखना है, टीवी का मतलब है ट्रू वैल्यू, है ना। सक्सेसफुल पीपल हैज लाइब्रेरी, जो लोग सफल होते हैं उनके पास क्या होती, लाइब्रेरी होती है, आसपास बिस्तर में किताबें देखने के लिए मिलती हैं। जबकि जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके पास क्या होती है, बिग स्क्रीन, बढ़िया टीवी लाएंगे, 56 इंच की लगाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर तुमको सफल होना है, पेपर में अच्छे नंबर लाना है, तो कुछ दिन अपने आप को सराउंड करो किताबों से, लेक्चर्स से, अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। इसके बाद निरपेक्ष त्रुटि के बाद अगली त्रुटि आती है सापेक्ष त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं दूसरी भाषा में भिन्नात्मक त्रुटि यानी कि फ्रैक्शनल एरर, सापेक्ष या फिर भिन्नात्मक। तो सापेक्ष त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि किसको बोलते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब था डेल्टा एक्स निकालना है, तो एक्स बार ये है वास्तविक मान माइनस एक्स ये है प्रेक्षित मान, ठीक है ना। ये थी अपने पास कौन सी, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या करोगे, निरपेक्ष त्रुटि में जब तुम प्रेक्षित मान से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सापेक्ष त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि। अब अगली देख बेटा, अगले में क्या है कि अगले में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि को देखते हैं, यानी कि प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, तो इसी सापेक्ष त्रुटि में 100% से गुणा कराओ तो क्या मिलेगा, प्रतिशत त्रुटि। अरे सिंपल सी बात है, प्रतिशत में व्यक्त करना है, 100% से गुणा करा दिया। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, अरे एकदम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात मैंने तुमको बताई है ना। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और सीख ले, क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक। देख किसी भी यंत्र से जब हम किसी भी चीज को नापते हैं ना, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि वो उससे छोटी माप को मेजर नहीं कर सकता। जैसे जो तुम्हारे पास मीटर स्केल होती है, कौन सी, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर से छोटा मेजर नहीं कर सकता। अब जब 0.1 सेंटीमीटर से छोटा नहीं माप सकता, चूंकि उससे छोटा उसमें खाना नहीं, तो ये मीटर स्केल हो गया। वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो 0.01 सेंटीमीटर से छोटा नहीं मेजर कर सकता, और जो स्क्रू गेज होगा वो 0.001 से छोटा नहीं मेजर कर सकता। जैसे सिंपल सी बात मैं तुमको फील दिलाता हूँ, तुम सब्जी लेने के लिए जब जाते हो ना, तो उससे बोलते हो थोड़ी सी और डाल दे, तो थोड़ा और डाल देता है। और यही बात अगर तुम सुनार के यहाँ जा करके बोलो तो क्या होगा, तुम खुद समझ सकते हो। उसका कांटा अगर तुम देखोगे तो वो 0.3 अंक तक मेजर करता है, जबकि सब्जी वाले का बढ़िया तराजू, कोई दिक्कत नहीं, ले जा, 100 ग्राम चला भी जाएगा तो क्या दिक्कत है। और उसका अगर 100 ग्राम चला गया ना, तो 10 ग्राम 50,000 का, 100 ग्राम का मतलब 5 लाख रुपए का डेरा साफ है। इसलिए वो उस यंत्र से नापता है जिसकी लीस्ट काउंट या फिर प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, तो उसको घाटा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये तीनों की लीस्ट काउंट तुम्हारे को ध्यान में रखनी है, जरूरी है। वर्नियर कैलिपर्स
मीटर स्केल और स्क्रू गेज। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर मेरे को एक पेज और ऐड करना ही पड़ेगा। क्या कि जोड़ते समय, घटाते समय, गुणा करते समय, भाग करते समय त्रुटि क्या होगी। तो अगर तुम किसी भी चीज़ को जोड़ रहे हो तो जोड़ करने में जो अधिकतम त्रुटि आएगी ना, त्रुटियों का योग करोगे, जो अधिकतम त्रुटि आएगी दो राशियों का, तो डेल्टा एस, ये आने वाली त्रुटि है योग में, समेसन में, ठीक है ना। वो दो राशियां अगर तुम जोड़ रहे थे तो उनके त्रुटि के योग के बराबर आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। योग में और घटाने में भी यही होगी, ठीक है ना। योग हो या फिर घटाना, दोनों में त्रुटि इस तरीके से होगी। गुणा और भाग की बात करते हैं तो गुणा व भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो त्रुटि होगी वो डेल्टा एस अपान एस, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात हो रही है। तो ये तुम करोगे किस में, गुणा और भाग में। एक त्रुटि और होती है जो तुमसे पेपर में कभी कभार पूछ ली जाती है, उसको भी यहीं पर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर यानी कि प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। कौन सी त्रुटि मेरे प्यारे भाई, तो प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि का क्या मतलब है, प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि मतलब प्रैक्टिकल करते समय जो तुम त्रुटि निकालोगे, इसमें क्या है कि अपने पास होती है एक स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे तुम जी का मान निकालते हो तो उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जो तुमने प्रयोग करके निकाली वो 9.8 से कुछ कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल वैल्यू, है ना। डिवाइड करेंगे इसको किससे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू से और इसमें कराएंगे 100% से मल्टीप्लाई, तो इसको बोलेंगे प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर। तो गुणा में ये त्रुटि होगी, भाग में ये होगी, जोड़ में ये होगी, घटाना में ये होगी और प्रयोग में ये होगी। और घात में, वो तो छूट ही गए हो, घात में त्रुटि क्या होगी, तो घात में जैसे मान लो ये है s बराबर a की पावर 3, b की पावर 2, c की पावर 2, इतना दिया, इसमें त्रुटि निकालनी है ना। तो डेल्टा s बाई एस करोगे अगर, तो 3 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी। मतलब घात को कहाँ पे लाना है, बगल। अरे ये इसके ऊपर 3 था ना, बगली में आया ना, इसके ऊपर 2 था, बगल में आया ना, इसके ऊपर भी 2 था, बगल में आया ना। तो घात को कहाँ लाना है, बगल में लाना है। ये कहाँ होगा, घात में होगा। सवाल कराता हूँ, एकदम अच्छा वाला फील दिलाता हूँ मैं तुम्हारे को। कह रहा है एक सवाल है तुम्हारे पास, क्या है कि एक घन है, मतलब क्यूब है, घन का द्रव्यमान जो है, मतलब मास जो है, द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि होती है। घन का द्रव्यमान मापने में 3% की त्रुटि होती है और आयतन मापने में, मतलब वॉल्यूम को मेजर करने में 2% की त्रुटि होती है। तो कह रहा है इसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो इसका घनत्व मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। ठीक है। अब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, तो डेल्टा रो बाई रो, दिस इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा v बाई v। और प्रतिशत में दिया है तो लगाओ ना यहाँ पर डायरेक्टली 100% इंटू 100%, है ना। और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी
यहाँ पर भी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि घन का आयतन कितना होता है। तो घन का आयतन V बराबर होता है भुजा का क्यूब, है ना। तो मैंने ये कहा कि V बराबर जब A क्यूब होता है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि इसकी पावर, तो इसमें तो 3% डायरेक्टली दिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3% प्लस V को जब निकालना है तो 3 बगल में आएगा, तो 3 इंटू डेल्टा A बाई A, 3 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100% करना है। देखो यहाँ पर जो दिया था वो डेल्टा M, अच्छा आयतन डायरेक्ट दिया है, भुजा नहीं दी है, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, भुजा नहीं दी है, डायरेक्ट आयतन दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट आयतन मैंने लिख दिया है ना। तो डायरेक्ट आयतन दिया है तो सिंपल सी बात है 2% रखेंगे और 3 और 2 मिला के कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। सपोज करो कभी आपको क्या दे दे यहाँ पर कि उसका साइड हम मेजर कर रहे हैं, क्या मेजर कर रहे हैं, साइड को मेजर करने में त्रुटि दो तो तुमको आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन बराबर है भुजा क्यूब, तो क्या करोगे 3 इंटू डेल्टा A बाई A कर लोगे, ये बात होती है ना। एक सवाल और देता हूँ, क्या देता हूँ कि अगर मान लो एक कोई भी पार्टिकल है वो v वेलोसिटी के साथ गतिमान है, तो उसके वेलोसिटी को मेजर करने में 2% की त्रुटि होती है और मास को मेजर करने में 3% की त्रुटि होती है। तो बताओ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को मेजर करने में कितना त्रुटि होगी। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखता हूँ, जब हम मास को मेजर करते हैं तो 3% की त्रुटि, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मतलब वेग को तो 2% की त्रुटि। तो आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, मतलब गतिज ऊर्जा को निकालने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये बताना है। इतनी बात समझ में। अब देखो यथार्थता, मैंने कहा था कि भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है। अब अगर भौतिकी एक यथार्थ विज्ञान है तो यथार्थता क्या होती है ना। यथार्थता क्या होती है, तो यथार्थता का मतलब है वास्तविक मान के कोई भी चीज जितना निकट होगी, वास्तविक मान के निकट को हम क्या बोलते हैं, तो कोई भी चीज अपने वास्तविक मान के जितना निकट होती है उसको क्या बोलते हैं, यथार्थता। वास्तविक मान के निकट का मतलब क्या हुआ, इसको बताता हूँ क्या बताता हूँ। जैसे मान लें हमने ये माना कि अपने पास कोई भी एक वास्तविक मान है किसी भी चीज का, वो 2.4 है सेंटीमीटर। अब हमने मेजर करा तो 2.38 आया, 2.38 आया। और फिर हमने दूसरी चीज से मेजर करा तो 2.373 आया। अब हमने कहा बताओ इसमें ज्यादा यथार्थ कौन है, ये वाला या फिर ये वाला। तो देखो 38 जो है वो 24 के ज्यादा नजदीक है और 37 जो है वो कम नजदीक है। तो यथार्थ ज्यादा कौन हुआ, जो ज्यादा निकट है। लेकिन सूक्ष्म कौन सा ज्यादा है ना, सूक्ष्म कौन सा ज्यादा है, प्रिसाइज कौन सा ज्यादा है। तो प्रिसीजन का मतलब क्या है कि उसको किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। तो ये दशमलव के 3 अंक तक मेजर करता है, सोनार वाला कांटा है, दशमलव के 3 अंक तक मेजर करता है। तो इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, ये एक्यूरेट ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन प्रिसाइज है और ये एक्यूरेट है। तो ये बात दोनों में ध्यान रखनी। तो प्रिसीजन का मतलब क्या, किस विभेदन सीमा तक मेजर किया, किस हद तक नाप लिया। और यथार्थता का मतलब क्या कि अपने एग्जैक्ट वैल्यू के कितना पास में है, उसको क्या बोलेंगे, यथार्थता। सार्थक अंक, बहुत ही प्यारा सवाल, कई बार ये चीज रिपीट होती है। सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार, इसीलिए बोल देता हूं। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है, सार्थक अंक। तो देखिए किसी भी माप में जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें लास्ट वाला अंक, जैसे मैंने मेजर किया 2.34 सेंटीमीटर, तो इसमें ये जो 4 है 2.3 सेंटीमीटर लिखते हैं, नहीं तो और बवाल होगा। 2.3 सेंटीमीटर हमने लिखा, तो इसमें लास्ट वाला जो कांटा है ये 2.3, ये 3 के थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, 3 के थोड़ा सा बाद भी हो सकता है, लेकिन मैंने लिख दिया 2.3 अपने मन से। तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है वो डाउटफुल है,
और ये जो शुरुआत वाला डिजिट है ये डाउटफुल नहीं है, करेक्ट है। तो किसी भी माप में सभी करेक्ट डिजिट जितने भी हो, मान लो अगर तुमको दिक्कत हो रही तो मैं यहाँ पर 12.3 लिख दिया, तो सभी करेक्ट डिजिट और एक डाउटफुल डिजिट को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में सभी करेक्ट डिजिट, ऑल करेक्ट डिजिट्स एंड वन डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी माप में सभी निश्चित अंक व एक संदिग्ध अंक को क्या बोलते हैं, सार्थक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। सभी निश्चित अंक, ऑल करेक्ट डिजिट्स व एक संदिग्ध अंक को क्या बोला जाएगा, तो एक संदिग्ध अंक को क्या बोलेंगे, सार्थक अंक। अब सार्थक अंक की गणना करने के लिए कई सारे सवाल आते हैं। जैसे अपने पास ये है कि 3.7652 ये सवाल पूछा गया है। इसमें उसने पूछा कि कितने सार्थक अंक हैं, तो गिनती करो। ये वाला डाउटफुल होगा, ये सब तो करेक्ट ही होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 5। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है सार्थक अंक की प्रॉपर्टी में कि सभी नॉन जीरो मतलब अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहली बात इसके गुण में क्या हुआ कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। पहली बात, अशून्य मतलब जीरो नहीं, है ना। दूसरी बात, अगर ये दशमलव है, इसके पहले ये जीरो आ गया 2 3 4, तो इस जीरो को भी गिने में कितने सार्थक अंक हैं, तो देखिए दशमलव के चाहे बाद आए चाहे पहले आए, अगर लगातार जीरो आ रहे हैं तो ये सार्थक अंक में नहीं आएंगे। इसमें कुल कितने सार्थक अंक हुए, केवल 3। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा कुछ हो कि 2.34120, तो दशमलव के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद जितने शून्य आएंगे वो सभी सार्थक माने जाएंगे। तो इसमें कितने हुए, 5। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको याद रखना है, ध्यान में रखना है, पेपर में छपता है ये सवाल। अब आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे, तो आगे एक काम करना है। इसमें ये पूछा जाता है जोड़ते और घटाते समय दशमलव के कितनी संख्या रखी जाए। तो मतलब अगर मान ले कि ये 1.21 है और तुम 2.1 से मल्टीप्लाई करा रहे हो या इसमें जोड़ रहे हो, तो हमको इसको जोड़ने के बाद लिखना कितना, जोड़ने के बाद लिखना कितना है, तो जोड़ना मुझको आता नहीं खैर, लेकिन जोड़ देता हूँ तुम्हारे कहने पे, तो 3.31 होगा, है ना। जब 3.31 होगा तो इसका आंसर कितने डिजिट तक लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट तक। जो सबसे कम वाले में जितने सार्थक अंक हों उतने ही लिखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ, 3.3, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने सबसे कम वाले सार्थक अंक जिसमें हो उतने के नंबर के बराबर लिखा जाता है। तो ये बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की, है ना। चलो भाई, तो पहली यूनिट का सफाया हो गया। पहली यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे भी हो सकते थे, मैंने आपको करवा दिया। 100% आपको इसको रिवाइज करना है एक बार, और यकीन मानो तुम बहुत ही बेहतरीन करके आओगे। अगला पार्ट, इस वीडियो को छोटा इसीलिए रखा गया है ताकि हम आपसे अगले पार्ट में लाइव जुड़ें और जो समस्याएं जिसको होती रहती हैं उनको भी हम क्या कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ और उनके शंकाओं को दूर कर पाएँ। आगे वाले वीडियो को हम लाइव रखेंगे, इसलिए लक्ष्य जो है वो 1000 का आपका अगले वीडियो में पूरा होना चाहिए। और कल एक शानदार सी वीडियो आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि पेपर में आपको लिखना कैसे है। तो आज की क्लास कैसी लगी है इसका कमेंट फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।